रुक जाओ चुड़ैल, अपनी औकात में रहो। उस आदमी ने प्रशांत की दुकान में आकर जोर से चिल्लाया। प्रशांत ने देखा कि दुकान में काले कपड़े पहने एक आदमी खड़ा था। उसके गले में सोने की एक मोटी चेन थी जिसमें एक बड़ा सा गोल्ड पेंडेंट लटक रहा था। प्रशांत ने जब यह नोटिस किया तभी उस आदमी ने उस गोल सोने के पेंडेंट को खोला और उसे चुड़ैल की तरफ कर दिया। आज मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, तुम मुझसे बच नहीं सकती, उस आदमी ने कहा। लाल रंग का जोड़ा पहने हुए वो चुड़ैल चिल्लाने लगी और अगले ही पल वो धुआं बनकर उस आदमी के लॉकेट के अंदर समा गई। उस आदमी ने झट से अपने लॉकेट को बंद करके शर्ट के अंदर कर लिया। ये देखकर प्रशांत हक्का बक्का रह गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। उसने गहरी सांस ली और दुकान में खड़े हुए आदमी से कहा, थैंक यू, तुम सही समय पर आ गए। सामने खड़ा हुआ आदमी प्रशांत को एकटक देख रहा था। फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराया। ये मेज पर जितना भी पैसा रखा है वो सब ले लो, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्रशांत ने उस आदमी से कहा। उस आदमी ने मेज की तरफ देखा और प्रशांत से कहा, ये पैसे उस चुड़ैल ने तुम्हें दिए थे, इसे मैं नहीं रख सकता, इस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है, तुम्हें जल्द ही इसकी जरूरत पड़ने वाली है। प्रशांत उसकी बात को समझ नहीं पाया, लेकिन पहले उसने वो सारे काले और सफेद सिक्के उठाए और अपनी जेब में रख लिए। फिर उसने उस अनजान आदमी से कहा, क्या तुम्हें दुकान से कुछ चाहिए? वो आदमी दुकान में घूमने लगा और फिर एक कोने की तरफ इशारा करते हुए उसने प्रशांत से कहा, मुझे वो लालटेन चाहिए, ये सारी लालटेन मुझे पैक करके दे दो। ठीक है, कहते हुए प्रशांत ने सारी पेपर की लालटेन को अलमारी में से निकाला और एक सुंदर से लिफाफे में पैक करके दिया। भले ही वो लालटेन पेपर की थी मगर बहुत कीमती दिख रही थी। प्रशांत ने ध्यान दिया कि उनका कागज और नक्काशी बहुत ही उत्कृष्ट थी। उसने लिफाफा आदमी को पकड़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारा तोहफा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? प्रशांत ने बोला, तुम मुझे बहादुर भोकाल बुला सकते हो। उस आदमी ने प्रशांत से कहा, भोकाल? प्रशांत ने दोहराया, अच्छा नाम है। भोकाल ने लिफाफे को पकड़ा और कहा, बहुत खूब, फिर तो ये तोहफा मुझे सही जगह पर पहुंचाने के लिए मेरी मदद करो। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ बहुत ही विशेष दूंगा। कहते हुए भोकाल ने लिफाफे को उठाया और दुकान से बाहर चला गया। प्रशांत भी भोकाल का पीछा करने लगा। दुकान से दाहिने हाथ मुड़कर 100 मीटर की दूरी पर भोकाल जाकर बरगद के पेड़ के पास रुक गया। अरे, ये तो वही टिड्डियों वाला बरगद का पेड़ है। क्या ये भोकाल भी पाताल लोक जा रहा है? इसे कैसे पता पाताल लोक का रास्ता? प्रशांत ने सोचा। पलक झपकते ही भोकाल पेड़ के पास से गायब हो गया। प्रशांत ने पाताल लोक जाने का पिछला वाला तरीका अपनाया और जब उसने आंख खोली तो अपने आप को भी पाताल लोक में पाया। प्रशांत ने आसपास नजर घुमाई। उसकी पहली मुलाकात के मुकाबले काफी कम भीड़ थी। शायद आज यहां कोई दावत नहीं है, इसलिए लोग कम हैं, प्रशांत ने इधर उधर देखते हुए कहा। और वो भोकाल ना जाने कहां गायब हो गया। तभी उसकी नजर भोकाल पर पड़ी जो एक दुकान के पास था। प्रशांत भी भागकर उसके पास गया और वो दोनों एक दुकान में घुस गए। दुकान में घुसते ही प्रशांत ने देखा कि भोकाल के हाथ में एक मूर्ति थी जो कि बहुत अजीब थी। मूर्ति की हाइट लगभग 2 फीट थी और उस मूर्ति के हाथ में एक तलवार थी जो कि एकदम असली दिख रही थी। ये कैसी विचित्र मूर्ति है? देखने में तो मंदिर के बाहर बने हुए द्वारपाल की लग रही है। शायद ही पीतल से बनी है, इसीलिए इतनी चमक रही है, प्रशांत ने अपने आप से कहा। भोकाल ने बिना कुछ बोले उस मूर्ति को प्रशांत की तरफ कर दिया। प्रशांत समझ गया कि भोकाल ये मूर्ति उसको देना चाह रहा था, मगर जैसे ही प्रशांत ने मूर्ति को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया वैसे ही कुछ अजीब हुआ। मूर्ति के द्वारपाल ने अचानक ही अपनी आंखें खोल दी। मूर्ति की खुली हुई आंखों को देखकर भोकाल भी चौंक गया। लगता है कुछ गड़बड़ है। दादाजी की किसी किताब में मैंने पढ़ा था कि द्वारपाल की ऐसी मूर्तियां कभी आंख नहीं खोलती हैं और जब वो आंख खोलती है तो वो किसी को मारने के लिए ही खोलती है।
मगर वो मूर्ति प्रशांत से भी तेज थी। प्रशांत जब तक अपने आप को बचाने के लिए नीचे झुकता, तब तक उस मूर्ति ने अपनी तलवार निकालकर प्रशांत के सर की तरफ वार कर दिया। लकीली प्रशांत सही समय पर झुक गया और तलवार के वार से सिर्फ उसके कुछ बाल कट गए। बाल बच गए, या फिर कहूं कि बाल नहीं बचे। प्रशांत ने जमीन पर अपने गिरे हुए बालों को देखते हुए कहा। मूर्ति अपने दूसरे वार के लिए तैयार थी। तभी प्रशांत को अघोरी की लाल किताब याद आई। उसमें अघोरी ने मूर्तियों और पत्थरों में रहने वाली आत्माओं को अपने रास्ते से हटाने के लिए 3 शब्दों वाला एक मंत्र लिखा था। प्रशांत ने मंत्र का उच्चारण जोर जोर से किया। अहम वहम ब्रह्म, अहम वहम ब्रह्म, अहम वहम ब्रह्म। प्रशांत के ये बोलते ही पाताल लोक की धरती मानो डगमगाने लगी। सड़क पर चल रहे बाकी लोग मंत्र को सुनकर भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। प्रशांत ने मूर्ति को देखा। उस मूर्ति के द्वारपाल ने अपनी आंखें बंद कर ली और तलवार को दोबारा म्यान में डाल दिया। भोकाल ने प्रशांत को मूर्ति थमाई और भागने का इशारा किया। प्रशांत ने हां में सर हिलाया और धीरे से फुसफुसाया, मुझे पता है अब यहां रुकना ठीक नहीं होगा। प्रशांत भी मूर्ति को लेकर पाताल लोक में भागने लगा। बाप रे, ये मूर्ति तो बहुत भारी है। अगर मैं पहले की तरह बूढ़ा होता तो इसे नहीं उठा पाता, प्रशांत ने कहा। फिर अपनी नजर उठाकर सामने रास्ते पर देखने लगा। अरे, ये भोकाल कहां गायब हो गया? प्रशांत ने आसपास देखा तो उसे वो जाना पहचाना गलियारा दिखा और सामने वही व्यापारी दिखा जो उसे और प्यारेलाल को पहली मुलाकात में मिला था। अरे रुको, कहता हुआ प्रशांत उस गलियारे में व्यापारी के पीछे भागने लगा। व्यापारी ने प्रशांत को देखा और कोने में चलने का इशारा किया। प्रशांत व्यापारी के झोले को देख रहा था। उसने झोले में से लटकता हुआ एक धागा देखा। प्रशांत ने उस धागे को पकड़ लिया। अरे, ये कैसा धागा है? इसको पकड़ते ही मेरा हाथ बहुत हल्का महसूस कर रहा है। इस मूर्ति का भार तो मुझे पता ही नहीं चल रहा, प्रशांत ने कहा। फिर प्रशांत ने कुछ सोचा और व्यापारी से उस धागे का सौदा करने लगा। लेकिन वो व्यापारी उस दिन बहुत डरा हुआ था। वो बार बार आसपास देख रहा था। उसने अपने हाथ से प्रशांत को पैसे देने का इशारा किया। प्रशांत ने अपने जेब से 2 काले सिक्के निकालकर उसकी हथेली पर रख दिए। उन 2 सिक्कों को देखकर व्यापारी ने अपनी नाक सिकोड़ी और प्रशांत से और पैसे मांगे। इस जरा से धागे के लिए और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? प्रशांत ने कहा और अपनी जेब में से एक सोने का सिक्का निकाल के उसे दिया। व्यापारी ने वो सारे सिक्के अपनी जेब में रखे और फिर से प्रशांत के सामने हाथ फैलाने लगा। अरे यार, तुम व्यापारी हो कि कोई लालची सेठ? और कितना पैसा दूं? कहते हुए प्रशांत ने अपनी जेब में से लगभग आधे पैसे निकालकर व्यापारी के हाथ में रख दिए। व्यापारी ने सारे पैसे झट से अपनी जेब में रखे और उसने प्रशांत को पाताल लोक से जाने का इशारा किया। वहां के लोग अभी भी इधर उधर भाग रहे थे। ये देखकर प्रशांत मन ही मन बोला, मगर ये बाकी लोग डर कर इधर उधर क्यों भाग रहे? ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई भयानक चीज देख ली है। आज अगर प्यारेलाल चाचा होते तो अच्छा रहता। मुझे लगता है कि मुझे भी यहां से जल्दी निकल लेना चाहिए। कहता हुआ प्रशांत बरगद के पेड़ की तरफ भागने लगा। जब तक प्रशांत बरगद के पेड़ की तरफ आता, तब तक घना कोहरा छा चुका था। दूर से किसी विशाल राक्षस के पैर पटकने की आवाज आ रही थी। आज जरूर कोई गड़बड़ हुई है, प्रशांत ने कहा और जल्दी से पेड़ की परिक्रमा करने लगा। जब प्रशांत की आंखें खुली तो वो अपनी दुकान के पास वाले पेड़ पर था। प्रशांत ने गहरी सांस ली और कहा, शुक्र है पाताल लोक से वापस आ गया। आज का सौदा लगता है बहुत कीमती था। बहुत पैसे खर्च हो गए। प्रशांत ने दुकान में आकर उस द्वारपाल की मूर्ति को मेज पर रखा और उसे देखते ही हक्का बक्का रह गया। वो खुद से बोला, पाताल लोक में लग रहा था कि यह मूर्ति शायद पीतल की बनी है, मगर यह तो ठोस सोने की मूर्ति है और यह तलवार हीरो से जड़ी हुई है, इसीलिए शायद इतनी तेज चमक रही थी। स्वयं भोकाल ने यह मूर्ति मुझे दी है तो जरूर यह बहुत ही कीमती और उपयोगी होगी। दादाजी के पूजा घर में रख देता हूं, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करूंगा।
कहते हुए प्रशांत ने मूर्ति को पूजा घर में स्थापित कर दिया। प्रशांत ने अपनी जेब से उस धागे को निकाला। देखता हूं इस धागे में ऐसा क्या विशेष है। साला लालची व्यापारी एक जरा से धागे के लिए इतना पैसा ले लिया। मुझे लगा उस औरत ने बहुत ज्यादा पैसा दिया था, उसमें से आधा वो कमीना ले गया। प्रशांत ने उस धागे को निकालकर गौर से देखना शुरू किया। देखने में तो कुछ विशेष नहीं लग रहा है। वही लाल और पीला कलावा है जो दादाजी अक्सर अपने हाथ पैर में बांधा करते थे। मैं भी इस धागे को अपने कलाई पर बांध लेता हूं। कहते हुए प्रशांत ने कलावे को अपनी बाई कलाई पर बांध लिया। इस जरा से कलावे के पैसे में मैं बहुत सारी अनोखी दवाइयां और तिलिस्म वाले यंत्र के कागज खरीद सकता था, मगर उस सब के बदले बस ये जरा सा धागा मिला है। अब जरूर इसमें कुछ विशेष होना चाहिए, नहीं तो अगली बार उस पाताल वाले व्यापारी को मैं छोड़ूंगा नहीं, प्रशांत ने अपने आप से कहा। अगले 2 दिन प्रशांत ने अपने घर पर ही बिताए। तीसरे दिन की सुबह प्रशांत पूरी टीम के साथ सिंह परिवार के घर जाने को तैयार था। प्रशांत ने अपने दादाजी की गाड़ी निकाली। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा है प्रशांत, तुम्हारे दादाजी की इस गाड़ी को हटा दो और एक नई अच्छी गाड़ी ले लो, प्रिया ने कहा। दादाजी की हर एक चीज विशेष है। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी कुछ जमा किया था, आज उन सारी चीजों ने मेरी जान की रक्षा की है। चाहे ये खटारा दिखे या कुछ भी हो, मैं इस गाड़ी को नहीं हटाऊंगा। अगर तुम्हें इस गाड़ी में बैठने में शर्म आती है ना, तो एक नई लग्जरी गाड़ी खरीद लो, प्रशांत ने गुस्से में कहा। अरे प्रिया सिर्फ मजाक कर रही थी, आजकल तुम हर चीज को इतना सीरियसली क्यों लेते हो, विजय ने प्रशांत से बोला। आजकल गर्भवती महिलाओं की तरह इसका मूड भी ना जब देखो बदलता रहता है, प्रिया ने भी नाक सिकोड़ते हुए कहा। गर्भवती महिला, यह शब्द प्रशांत के दिमाग में घूमने लगा। क्या सच में मेरा व्यवहार ऐसा हो गया है, प्रशांत ने सोचा। फिर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और थोड़ी देर बाद वो कियारा के घर पहुंचा और वहां खड़ी हुई महंगी गाड़ियों के बगल में पार्क कर दिया। जैसे ही सब गाड़ी से उतरे, उन्होंने रुद्रांश को अपनी तरफ आते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। आज सूरज किस दिशा से निकला था, प्रशांत ने प्रिया के कान में कहा। इससे पहले प्रिया कोई जवाब दे पाती, उसने देखा कि रुद्रांश सीधा भागता हुआ मेनका के पास आया। फिर उसने मेनका का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरे घर आई। आओ अंदर आओ, मैंने तुम्हारे खाने के लिए बहुत टेस्टी डिशेस बनवाई है। तो ये बात थी, ये साला मेनका को देखकर उस पर लाइन मार रहा है। हमें तो इसने ऐसे इग्नोर किया जैसे हम यहां पर है ही नहीं। प्रिया ने अपना सिर हिलाते हुए प्रशांत से कहा, चुपचाप अंदर चलकर अपना काम करते हैं, मैं इस घर में बहुत देर तक रहना नहीं चाहता, प्रशांत ने कहा। घर के अंदर पहुंचते ही प्रशांत ने सबको एक साथ लिविंग रूम में बुलाया और कहा, इस घर के सारे इंटरनेट और वाईफाई कनेक्शन को ऑफ कर दिया जाएगा। किसी भी तरह का नेटवर्क ऑन नहीं होना चाहिए। सारे हॉटस्पॉट बंद कर दो। उसके साथ ही घर की पावर सप्लाई को भी बंद किया जाएगा। यह क्या बेवकूफी है, हम क्या अंधेरे में रहेंगे? और बिना इंटरनेट के तो आजकल सांस लेना भी मुश्किल होता है, रुद्रांश ने गुस्से में कहा। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो ना, तो जैसा कह रहा हूं वैसा करो और तुरंत, प्रशांत ने सख्ती से रुद्रांश को जवाब दिया। प्रशांत ने इंटरनेट को क्यों बंद करवाया? घर की पूरी पावर सप्लाई को क्यों काट दिया था? क्या उसी रात वाकई में वीडियो वाला कातिल रुद्रांश को मारने आने वाला था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। रुद्रांश के बंगले में प्रशांत के इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी बंद रखने के आदेश के बाद वहां मौजूद सब लोग चुप हो गए थे। लेकिन अचानक किसी ने टीवी ऑन किया और उसमें वो ही कार्टून वाला वीडियो चलने लगा जो कि किलर ने रुद्रांश के फोन पर भेजा था। मैंने कहा था ना कि इंटरनेट ऑफ कर दो, फिर ये टीवी किसने चलाया? प्रशांत चिल्लाया। इंटरनेट तो ऑफ है, फिर ये अचानक टीवी कैसे चल गया पता नहीं, और इस पर तो वही मर्डर वाला वीडियो चल रहा है। विजय ने टीवी की ओर देखते हुए कहा, मुझे यह वीडियो फिर से नहीं देखना है, रुद्रांश ने डरते हुए कहा। फिर उसने सामने रखा हुआ टीवी का रिमोट उठाया और टीवी को बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन रिमोट पर पावर बटन दबाने के बाद भी टीवी बंद नहीं हो रहा था
कमबख्त, ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? रुद्रांश ने अपने हाथ के रिमोट को 3-4 बार सोफे पर मारा। इसे भी अभी खराब होना था। रुद्रांश ने झुंझलाहट में कहा। मैं वाईफाई चेक करती हूं, प्रिया ने कहा। वाईफाई का राउटर देखकर प्रिया बोली, यह भी बंद है। आसपास कोई घर भी नहीं है जिसका वाईफाई यहां पर आ रहा हो। मैंने ब्रॉडबैंड का तार ही निकाल दिया है। अभी किसी भी तरह का इंटरनेट, वाईफाई, हॉटस्पॉट कुछ भी नहीं चल रहा है, विजय ने प्रशांत को बताया। प्रशांत ने अपनी घड़ी देखी और कहा, रुद्रांश, अगर तुम्हें बाथरूम जाना है तो अभी जाओ और तुरंत वापस आकर यहां सोफे पर बैठ जाओ। इधर उधर कहीं मत जाना। फिर प्रशांत किचन से आटा उठाकर ले आया। उसने पूरे फर्श पर सोफे के चारों तरफ आटे से एक सर्कल बना दिया। टीवी का वीडियो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, प्रिया ने गुस्से में कहा, और उसने टीवी का केबल ही निकाल दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, प्रिया ने अपना हाथ झाड़ते हुए कहा। कुछ तो गड़बड़ है। प्रशांत ने इधर उधर देखा और फिर कुछ सोचने लगा। तभी प्रशांत के दिमाग में कुछ सूझा। रुद्रांश, अपने बॉडीगार्ड से कहो कि पूरे घर की पावर को ऑफ कर दे। क्या मतलब? हम अंधेरे में बैठेंगे? रुद्रांश ने प्रशांत से पूछा। बकवास बंद करो और जैसा कह रहा हूं वैसा करो। तुरंत अपने आदमियों को बोलो कि घर की मेन बिजली सप्लाई को ऑफ कर दे और तुम चुपचाप सोफे पर आकर बैठ जाओ। प्रशांत ने गुस्से से रुद्रांश को आदेश दिया। कुछ ही मिनट में पूरे घर में अंधेरा और सन्नाटा छा गया। सबने अपने फोन की फ्लैशलाइट को ऑन कर लिया। तुम सब लोग एक साथ इस सोफे पर बैठे रहना, प्रशांत ने सिंह परिवार के चारों सदस्यों को आदेश दिया। तभी मेनका बोली, प्रशांत, क्या तुमने वो सुना? नहीं, तुमने क्या सुना? प्रशांत ने चौकन्ना होकर मेनका से पूछा। एक बहुत ही हल्की सी आवाज, जैसे किसी ने फ्रिज खोला और बंद किया हो, मेनका ने किचन की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे, ये तो गड़बड़ हो गई, प्रशांत ने अपना माथा पीटते हुए कहा। लगता है फ्रिज बैटरी के बैकअप पर चल रहा था। प्रशांत ने तुरंत अपनी टॉर्च को किचन की तरफ किया। तभी अचानक प्रशांत की नजर जमीन पर पड़े हुए आटे के सर्कल पर गई। उसे देखकर प्रशांत की हवाइयां उड़ गई। ओह नहीं, अरे इस आटे पर तो किसी के पैरों के निशान हैं और ये निशान बहुत ही बड़ा है। प्रशांत ने अपनी टॉर्च को कदमों के निशान की तरफ बढ़ाया। इससे पहले प्रशांत सारे कदमों के निशान को फॉलो कर पाता कि सोफे पर बैठा हुआ रुद्रांश जोर से चिल्लाने लगा। प्रशांत पलटकर भागता हुआ सोफे की तरफ गया। अरे कोई बचाओ मेरे बच्चे को, मालिनी ने कहा। सबने अपनी टॉर्च की लाइट सोफे की तरफ की और रुद्रांश को देखकर सब डर से कांपने लगे। ये किसने रुद्रांश को गले से पकड़कर हवा में उठाया हुआ है? बलराम सिंह ने डर से कांपते हुए बोला। प्रशांत ने ध्यान दिया कि कोई अदृश्य साया रुद्रांश का गला दबा रहा था और अब रुद्रांश के मुंह से आवाज निकलना भी मुश्किल हो गया था। प्रशांत ने तेजी से अपनी जेब से वही कागज का टुकड़ा निकाला जिस पर ऐरावत के खून से यंत्र बना था। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, प्रशांत ने कहा और यंत्र के कागज को रुद्रांश के गले पर रख दिया। अचानक से वो कागज जल गया और रुद्रांश जमीन पर नीचे गिर गया। ये देख के सब हक्के बक्के रह गए। कोई कुछ समझ नहीं पाया। लगता है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, प्रशांत ने प्रिया से कहा। जल्दी से अपना यंत्र वाला कागज निकालो। इससे पहले कि प्रिया अपना कागज निकालकर प्रशांत की तरफ आती, किसी अनजान शक्ति ने उसे तेजी से जमीन पर गिरा दिया। प्रिया संभालो अपने आप को। विजय ने भी अपना यंत्र का कागज निकाला और प्रिया की तरफ भागा। प्रशांत ने प्रिया से कहा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। उधर दूसरी ओर प्यारेलाल ने रुद्रांश का हाथ पकड़ा और अपने साथ उसको एक कोने में खींच लिया। तुम इधर मेरे पास आओ। प्यारेलाल ने अपना यंत्र का कागज निकालते हुए इधर उधर देखा। हर कोई सहमा हुआ अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। कहां गया? मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा है, विजय ने प्रशांत से कहा। प्रशांत ने जमीन पर सर्कल किए आटे को देखा। वहां पर और आसपास कोई पैरों के निशान नहीं थे, जिससे अंदाजा लग सके कि वो अदृश्य शक्ति किस तरफ गई होगी। तुम सब लोग अपने यंत्र के कागज को कस के पकड़ लेना, प्रशांत ने कहा। तभी प्रशांत ने कुछ सोचा
और छत की तरफ देखना शुरू कर दिया। सावधान रहना, ये जो कोई भी है दीवार और छत पर भी चल सकता है शायद। प्रशांत, विजय और प्रिया की नजर प्यारेलाल और रुद्रांश पर पड़ी। प्रशांत की बात सुनते ही प्यारेलाल ने अपना यंत्र का कागज अपने सर के ऊपर रख लिया। कागज सर के ऊपर रखते ही वो जलने लगा और किसी के बहुत तेज चीखने की आवाज आई। आ, आ, प्रशांत, वो अदृश्य शक्ति शायद रुद्रांश के सर के ऊपर है। प्रिया ने चिल्लाया और भागती हुई रुद्रांश की तरफ गई। प्रशांत और विजय भी अपने अपने कागज को लेकर रुद्रांश के पास पहुंच गए। जल्दी करो, यहां पर अपना कागज रखो, प्रिया ने विजय से कहा और उन दोनों ने अपना कागज रुद्रांश के सर के ऊपर रख दिया। जोर से कराहने की आवाज आई और दोनों के कागज जल गए। लगता है ये तरीका काम कर रहा है, प्रशांत ने कहा। प्रशांत ने अपने यंत्र का कागज उस जलते हुए कागज के पास रखा और अपने कलावे वाले हाथ को उसके ऊपर रखा। देखते ही देखते वो कलावे का धागा लंबा और बड़ा होने लगा और किसी अदृश्य आत्मा के ऊपर लिपटने लगा। ये क्या हो रहा है? ये कलावा लगता है किसी आदमी को बांध रहा है। देखते ही देखते वहां पर एक आदमी जैसी आकृति बन गई थी, जिसके आसपास कलावा बंधा हुआ था और वो आकृति जमीन पर गिर गई थी। ये शायद वही है जिसे हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशांत ने कहा। सब लोग थोड़ा दूर हो जाओ और सतर्क रहो, प्रशांत ने कहा और धीरे धीरे उस आकृति की तरफ बढ़ने लगा। प्यारेलाल चाचा, उस अघोरी की लाल किताब में लिखा था कि अतृप्त आत्मा को 3 तरह से वश में किया जा सकता है। या तो हम इसको बचा सकते हैं या फिर मार सकते हैं, और तीसरा विकल्प है कि इसको लंबे समय तक टॉर्चर करना। बचाने की स्थिति में तो हम हैं नहीं, और किताब में लिखा था कि अगर किसी अतृप्त आत्मा को लंबे समय तक आघात या टॉर्चर किया जाता है तो वो कभी भी मुक्ति नहीं पाती। प्रशांत ने प्यारेलाल से कहा, प्रशांत, ये आत्मा चाहे कैसी भी हो, तुम अपनी इंसानियत मत खोना। इसको आघात पहुंचाना हमारे उसूलों के खिलाफ है। तुम इसकी मुक्ति का रास्ता ढूंढो, प्यारेलाल ने प्रशांत को समझाया। प्रशांत ने भी हां में सर हिलाया और दादाजी की लाठी से उस अदृश्य साये को पीटने लगा। दादाजी की लाठी से उस आत्मा को बहुत पीड़ा पहुंची। वो तेज तेज करा रही थी। सिंह परिवार के सारे सदस्य ये मंजर देखकर बहुत डरे हुए थे। छोड़ना मत प्रशांत, इस लाठी से ही तुम उसे मुक्ति दिला पाओगे, प्यारेलाल ने प्रशांत से कहा। धीरे धीरे उस आत्मा का कराहना कम होने लगा। बस कुछ ही पल और, फिर इस आत्मा को शांति मिल जाएगी, प्रशांत ने कहा। तभी अचानक कमरे में रोशनी हो गई। प्रशांत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कौन है जिसने कमरे में लाइट जलाई? ये पावर किसने ऑन किया? बत्ती जलते ही मानो उस आत्मा में कोई अलग पावर्स आ गए। तुरंत इस लाइट को बंद करो, प्रशांत चीख रहा था, मगर देखते ही देखते आत्मा ने अपने आप को कलावे से छुड़ाया और एक लाइट के बल्ब में, तो देखो प्रशांत, प्रिया ने बल्ब की तरफ उंगली से इशारा किया। उस बल्ब की लाइट फड़फड़ा रही है, प्रिया ने कहा। लाइट को बंद करो तुरंत, प्रशांत ने गुस्सा होते हुए मेज को तेजी से लात मारी। तभी वहां पर बॉडीगार्ड दौड़ते हुए आ गए। एक बॉडीगार्ड पहरा दे रहा था, मगर उसको किसी ने पीछे से आकर बेहोश कर दिया। फिर अचानक ये पावर स्विच ऑन हो गया, सिक्योरिटी गार्ड ने बताया। विजय, तुरंत जाकर देखो, पावर स्विच पर फिंगरप्रिंट्स होंगे, देखना और कोई उसको ना छुए, प्रशांत ने विजय को आदेश दिया। उधर किचन के फ्रिज की तरफ देखो प्रशांत, वो पहले की तरह खुला और बंद हो गया, मेनका ने इशारा करते हुए कहा। वो जो भी कोई था इस बल्ब और फ्रिज के सहारे यहां से भाग निकला है, प्रिया ने कहा। प्रशांत सोचने लगा कि आगे क्या किया जाए। रुद्रांश सहमा हुआ मालिनी और बलराम के पास बैठा हुआ था। मालिनी ने उसको कस के पकड़ा हुआ था। फिर उसने डरते हुए प्रशांत से कहा, प्रशांत, ये जो कुछ भी है, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूं। मैं तुम्हें अभी इस वक्त 1 करोड़ रुपए भी दे सकता हूं, रुद्रांश ने हाफते हुए बोला। 1 करोड़ का नाम सुनते ही विजय की आंखें चौड़ी हो गई। क्या सच में तुम्हारे पास इस वक्त इतना पैसा नगद है? विजय ने रुद्रांश से पूछा। तभी प्रशांत ने अपनी आंखों से विजय को इशारा किया और चुप रहने को कहा। रुद्रांश, हमें चुपचाप अपना काम करने दो। हमसे जितना भी हो पा रहा है हम वो कर रहे हैं। तुम अपने घर की बत्ती और इंटरनेट एकदम बंद रखो।
चाहो तो कुछ और मोमबत्तियां खरीद लो, मगर घर में किसी भी तरह का पावर ऑन नहीं होगा। प्रशांत ने रुद्रांश को देखते हुए कहा। फिर उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और पलटते हुए विजय से बोला, अब लगता है दूसरे वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा खासा हाथ में आया हुआ शिकार बच के निकल गया। प्रशांत ने झुंझलाहट में अपना पैर जमीन पर दे मारा। प्रशांत, आज तुम अपनी टीम के साथ हमारे घर में ही रुक जाओ, कियारा ने प्रशांत से कहा। कियारा बिल्कुल ठीक कह रही है, आज तुम लोग यहीं रुक जाओ, हम सब लोग बहुत ही डरे हुए हैं, रुद्रांश ने एकदम से कहा। प्रशांत ने कियारा को देखा, फिर उसने रुद्रांश की तरफ नजर घुमाकर कहा, ठीक है, आज हम सब यहीं पर रहेंगे और बारी बारी से पहरा देंगे। यह सुनकर रुद्रांश ने चैन की सांस ली। कुछ देर बाद सभी लोग सो गए, लेकिन प्रशांत और विजय जाग कर घर पर पहरा दे रहे थे। अच्छा खासा कातिल पकड़ में आ गया था, पता नहीं किसकी लापरवाही से हाथ से निकल गया, प्रशांत ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। समझ में नहीं आया कि लाइट किसने ऑन की। क्या तुम्हें लगता है कि उसके साथ इस घर में से कोई मिला हुआ था? विजय ने प्रशांत से पूछा। पता नहीं विजय, सुबह होने वाली है, प्रिया को जगा देंगे, फिर हम लोग भी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। पता नहीं ये ड्रामा कब तक चलेगा, प्रशांत ने कहा। सुबह प्रशांत ने रुद्रांश को झकझोर के उठाया और कहा, चलो अब पहरा देने की बारी तुम्हारी। मैं पहरा क्यों दूंगा? मैंने तुम्हें काम करने के लिए पैसे दिए हैं, पहरा देना मेरा काम नहीं है, रुद्रांश ने अपनी अकड़ में बोला। लगता है नींद पूरी होते ही तुम्हारे तेवर वापस आ गए हैं। मैं ये काम पैसों के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ये मदद सिर्फ कियारा की वजह से कर रहा हूं, प्रशांत ने सोई हुई कियारा को देखते हुए कहा। और अब सोना है मुझे, तो तुम चुपचाप उठो और बाकी सबकी तरह काम पर लगो। मेरा मकसद तुम्हारी जान बचाना नहीं है, उस अदृश्य शक्ति को पकड़ने में ज्यादा रुचि है मेरी। कहता हुआ प्रशांत नीचे बिछे हुए बिस्तर पर लेट गया। सुबह होते ही प्रिया, कियारा और मेनका पहरा देने के लिए ड्यूटी पर लग गए। सब लोगों ने लिविंग रूम में अपना अपना डेरा जमा लिया था, कोई भी अकेले नहीं रहना चाहता था। कियारा सोफे पर बैठी हुई प्रशांत को देख रही थी, जो जमीन पर सोया हुआ था। कियारा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, वो प्रशांत के साथ अपना बिताया हुआ समय याद कर रही थी। फिर कियारा ने अपना फोन देखा और उसे याद आया कि इंटरनेट नहीं चल रहा था, फोन भी फ्लाइट मोड पर डाला हुआ था। तुम्हें तो बिना इंटरनेट के बेचैनी हो रही होगी ना? आखिर इन्फ्लुएंसर का तो काम ही होता है दिन भर इंटरनेट पर बैठे रहना। तुम तो वारदात को ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर पा रही हो, इसका भी तो दुख हो रहा होगा ना तुम्हें? प्रिया ने कियारा को ताना मारते हुए कहा। इन्फ्लुएंसर को किस चीज का ब्रॉडकास्ट करना होता है और किसका नहीं, ये उसे बखूबी पता होता है। मैं इंटरनेट का उपयोग करना अच्छे से जानती हूं, कियारा ने भी प्रिया को पलटकर जवाब दिया। तभी अचानक किसी के फोन की घंटी बजी। फोन की घंटी बजते ही सबके होश उड़ गए। किसके फोन की घंटी बजी थी? वो अदृश्य आत्मा कहां गायब हो गई थी? क्या रुद्रांश की जान अभी भी खतरे में थी? क्या प्रशांत दोबारा उस आत्मा को पकड़ पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। फोन की घंटी की आवाज सुनते ही सिंह बंगले में मानो तूफान सा आ गया। प्रशांत हड़बड़ा कर उठा और चिल्लाया, किसका फोन बजा? सबको पता था ना कि फोन ऑफ रखने हैं, फिर किसने अपना फोन ऑन छोड़ा? उठो सब लोग। प्रशांत ने विजय की पीठ पर हाथ मारा और उसे उठाते हुए बोला, तुम्हारा फोन बजा था अभी? विजय भड़कता हुआ बोला, मेरा दिमाग खराब है जो मैं अपना फोन ऑन रखूंगा, ये देखो ऑफ है। उसने अपना फोन दिखाया। प्रशांत बोला, अरे तो फिर किसका फोन बजा? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? रुद्रांश, कियारा, बलराम, मालिनी, प्रिया सब लोग भौचक्के होकर अपने अपने फोन की तरफ देख रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किसका फोन बजा था। सॉरी, ये मेरे फोन की घंटी बजी थी, दरअसल मेरी घड़ी में फोन है। किचन में से एक बूढ़ी नौकरानी बाहर आते हुए बोली। प्रशांत गुस्से में बोला, लगता है अब सबकी घड़ियां भी उतरवानी पड़ेगी। किसने कहा था फोन वाली घड़ी पहनने के लिए? आपको पता नहीं है कि इस घर में किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस्तेमाल करना मना है? बूढ़ी नौकरानी बोली।
पता है साहब, लेकिन क्या करूं, मेरा पोता बहुत छोटा है, उसका फोन था, उसको स्कूल में से कोई भी लेने नहीं गया, इसीलिए उसके स्कूल से फोन आया था। सॉरी कह के वो बूढ़ी नौकरानी अपने पोते से फोन पर बात करने लगी। हाँ बेटा गोलू, बोल, तुम स्कूल से फ्री हो गए? सुनो, एक काम करो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही फोन के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। दादी माँ, मुझे बचाओ। प्रशांत, विजय और सब लोगों ने चौंक कर उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा और भागकर उसके पास गए। बूढ़ी नौकरानी घबरा कर बोली, गोलू बेटा क्या हुआ, तू ठीक तो है? अचानक फोन में से एक भारी आवाज आई। अभी तक तो गोलू ठीक है बुढ़िया, अब मैं उसे मारने वाला हूँ, क्योंकि जिसने रुद्रांश की मदद की है उन सबको मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन तेरे से पहले मैं तेरे पोते को खत्म करूंगा। और तभी फोन में से एक बच्चे के जोर से चीखने की आवाज आई। बूढ़ी नौकरानी ने घबरा कर बोला, क्या किया तुमने मेरे पोते के साथ शैतान, बोलो क्या किया? मैंने तुम्हारे पोते को खत्म कर दिया, सबूत चाहिए? ये देखो। फोन के अंदर से आवाज आई। ठीक उसी समय बूढ़ी नौकरानी के फोन पर एक फोटो आई, जिसमें एक स्कूल के बच्चे की बॉडी दिखाई दी। नौकरानी उस बॉडी को देखते ही बेहोश होकर गिरने लगी। प्रिया और मेनका ने उसे संभाला। प्रशांत ने उसकी घड़ी उतारी और उसके फोन पर पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? हमसे बात करो, क्यों मासूम को मार रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? रुद्रांश की लाश चाहिए मुझे, वरना इसी तरह मासूमों की जान जाती रहेगी। अब अगला नंबर रुद्रांश के सिक्योरिटी गार्ड मान सिंह का है। मान सिंह को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। फोन में से आवाज आई। प्रशांत ने विजय की तरफ देखा। विजय जोर से चिल्लाया, अरे मान सिंह कौन है? दरवाजे के बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड मान सिंह दौड़ कर आया। मैं हूं मान सिंह, क्या हुआ सर? प्रशांत घड़ी उसके हाथ में देते हुए बोला, तुम्हारे लिए फोन। मान सिंह ने हैरान होकर बोला, हेलो, मान सिंह बोल रहा हूं। सामने से आवाज आई, मान सिंह, कैसे पति हो तुम वहां दूसरों की जान बचाने में लगे हो और यहां तुम्हारी बीवी की जान खतरे में है। यह सुनकर सब लोग चौंक उठे। मान सिंह ने आवाज ऊंची करके बोला, क्या बक रहे हो तुम? आवाज नीचे करके बात करो, तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है। विश्वास नहीं होता तो उसकी आवाज सुन लो। तभी एक औरत के चीखने की आवाज आई और उसके एक सेकंड बाद ही फोन पर एक और फोटो आई। उसमें किसी औरत का हाथ कटा हुआ नजर आया, जिसमें से खून टपक रहा था। ये देखकर मान सिंह गुस्से में चिल्ला उठा, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टुकड़े ही करने हैं तो रुद्रांश के टुकड़े कर, उससे तेरी बीवी की जान बच जाएगी। और हाँ, लगे हाथ ये भी बता दूं कि तेरे बूढ़े माँ बाप भी मेरे कब्जे में हैं। ये सुनकर प्रशांत, विजय और सब लोग चौंक उठे और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी फोन में से एक बूढ़े और बुढ़िया की आवाज आई, मान सिंह बेटा, इसकी बातों में मत आना, तू हमारी चिंता मत कर, तू किसी का खून मत करना, हम तुझे जेल जाता नहीं देख सकते, सुन रहा है बेटा? अपने माँ बाप की आवाज सुनकर मान सिंह बहुत इमोशनल हो गया और वो एक सेकंड के लिए मानो अपनी जगह पर जम सा गया। प्रशांत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मान सिंह, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लेना, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। मान सिंह अपने कंधे से प्रशांत का हाथ झटक कर गुस्से में बोला, अरे तुम लोग क्या करोगे? मेरे माँ बाप और मेरी बीवी खतरे में है, मैं उन्हें मरने के लिए कैसे छोड़ दूं? मैं ये नहीं होने दूंगा। तभी फिर से घड़ी में से आवाज आई, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुमने रुद्रांश को नहीं मारा तो मैं तुम्हारे माँ बाप और बीवी को मार दूंगा। 3, 2। मान सिंह गुस्से में रुद्रांश की तरफ बढ़ा। प्रशांत चिल्लाकर बोला, अरे पकड़ो इसे। पहले से तैयार विजय ने मान सिंह को पकड़ के जमीन पर गिरा दिया। मान सिंह बोला, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। तब तक घड़ी से फिर से आवाज आई,
लगता है तुम अपने माँ बाप और बीवी को जिंदा नहीं देखना चाहते। तो ठीक है, मैं उन्हें खत्म कर देता हूं। ये सुनते ही प्रशांत मान सिंह के हाथ से वो घड़ी लेकर फोन पर बोला, रुक जाओ, मैं रुद्रांश को मारने के लिए तैयार हूं, लेकिन बदले में तुम्हें इन सबको छोड़ना होगा। यह सुनकर रुद्रांश कांप उठा। बाकी सब लोग भी हक्के बक्के रह गए। घड़ी में से आवाज आई, रुद्रांश के मरते ही मैं सब लोगों को छोड़ दूंगा, लेकिन पहले रुद्रांश को मारो। प्रशांत बोला, ठीक है, मुझे 5 मिनट का समय दो उसे मारने के लिए, ठीक है? फिर घड़ी से आवाज आई, ओके, ज्यादा होशियारी मत करना वरना। प्रशांत ने उसकी बातों को नजरअंदाज करके वो फोन वाली घड़ी प्रिया को दी और रुद्रांश की ओर बढ़ा। रुद्रांश घबराकर पीछे हटा और बोला, तुम क्या कर रहे हो प्रशांत? उसकी बातें सुनकर मुझे मारोगे? प्रशांत उसे शांत रहने का इशारा करके उसके पास जमीन पर पड़े मानसिंह के पास गया, जो अभी भी रो रहा था। प्रशांत ने धीरे से मानसिंह से कहा, घबराओ मत मानसिंह, तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा, बस जो मैं पूछूं धीरे से बताओ। हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? मानसिंह रोते हुए बोला, गीता नगर में। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? प्रशांत ने पूछा। वो पास वाले शहर रामपुर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, मानसिंह बोला। और तुम्हारी मां? प्रशांत ने पूछा। वो दुर्गापुरा में एक फैक्ट्री में काम करती हैं, मानसिंह बोला। यह सुन के प्रशांत के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने प्रिया से वो फोन वाली घड़ी लेकर कहा, सुनो, मैंने रुद्रांश को मार दिया है, अब तुम मानसिंह के घर वालों को छोड़ दो। यह सुनकर सब लोग हैरान हो गए। सब सोच रहे थे कि प्रशांत ये क्या कर रहा है। मुझे बेवकूफ समझते हो? सबूत दिखाओ उसकी लाश का, फोटो खींचकर भेजो। फोन में से आवाज आई, सबूत चाहिए तुम्हें? ये लो। कहते हुए प्रशांत ने उस फोन वाली घड़ी को जोर से जमीन पर फेंका और अपने जूते से उसे ठोकर मार मार कर चकनाचूर कर दिया। सबकी आंखें आश्चर्य से फटी थी। प्रिया बोली, ये तुमने क्या किया प्रशांत? प्रशांत गुस्से में बोला, अरे ये कॉल फेक थी। गीता नगर और दुर्गापुरा एक दूसरे से 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और रामपुर 200 किलोमीटर दूर है। एक आदमी कैसे इन सब जगहों से एक साथ सबको किडनैप कर सकता है, और वो भी एक ही समय पर? यह सुनकर विजय के दिमाग की भी बत्ती जली। वो बोला, लॉजिक है दोस्त तेरी बात में। प्रशांत मानसिंह के पास गया और बोला, रोना बंद करो और अपने आप को संभालो। तुम्हारी फैमिली ठीक है, अभी यहां सब फोन बंद रहेंगे। तुम दूर बाहर जाकर फोन करो और कंफर्म कर लो। जाओ। आंसुओं को पोंछता हुआ मानसिंह बाहर गया। प्रिया कंफ्यूज होकर बोली, प्रशांत, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि यह कॉल एक फेक कॉल थी? क्या सारे फोटो असली होते हैं? क्या सारे कॉल सही होते हैं? सब पर विश्वास कर सकती हो तुम? अरे आजकल किसी भी चैनल से कहीं से भी अचानक मोबाइल पर फोटो आ जाते हैं, कॉल्स आ जाते हैं। और ये मत भूलो कि ये शैतान टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट भी है, इसके लिए ये मुश्किल नहीं होगा, प्रशांत ने कहा। सबको प्रशांत की बात में दम लगा। सबने सहमति में सिर हिलाया। प्रशांत बोला, जो भी हो, हमें यह ध्यान रखना होगा कि किसी का भी फोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑन ना रहे। मैंने सिग्नल जैमर भी लगा दिए हैं। अब की बार अगर किसी ने अपना फोन ऑन करने की जरूरत की तो उस इंसान का फोन और टांग दोनों टूटेगी। तभी मानसिंह खुश होता हुआ लौटा और बोला, मैंने थोड़ी दूर जाकर फोन किया, मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक है। मानसिंह प्रशांत को बोला। प्रशांत ने कहा, इस बार तो चलो कुछ नहीं हुआ, लेकिन शैतान कभी भी हम तक या हमारे आसपास के लोगों तक पहुंच सकता है। हम सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। रुद्रांश, सारे स्टाफ को छुट्टी दे दो। अब तुम्हारी फैमिली और हमारे सिवा यहां कोई नहीं रहेगा। प्रशांत की बात सुनकर रुद्रांश ने अपने सारे बॉडीगार्ड्स और स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया। मानसिंह जाते जाते रुद्रांश और उसके परिवार से मिला और माफी मांगने लगा। बाद में वो प्रशांत से मिला और बोला, आपका धन्यवाद। मैं तो डर ही गया था और ना जाने क्या कर बैठता मैं। प्रशांत ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी बाहर से पुलिस सायरन बजने की आवाज आई।
सबके चेहरे पर टेंशन आ गई। प्रिया बोली, ये लो, अब फिर कोई नया समाचार मिलने वाला है। अब क्या हो गया? मर्डर। सबने उस आवाज की तरफ देखा। वो आवाज इंस्पेक्टर अर्जुन पंडित की थी। वो सीधा प्रशांत के पास आकर बोला, इस बार पहले ना तो कोई वीडियो आया और ना कोई वार्निंग, बस डायरेक्ट मर्डर, वो भी बड़े दर्दनाक तरीके से। यह सुनकर सब चौंक गए। प्रशांत बोला, लगता है अब ये जो मर्डर हुआ है इसका लक्ष्य हमारा ध्यान भटकाना है, क्योंकि अब हम उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। अर्जुन पंडित उनको एक फाइल दिखाते हुए बोला, ये कुछ फोटोज और इंफॉर्मेशन है इस मर्डर केस की। सबने उस फाइल की तरफ देखा। जिसका मर्डर हुआ था उसका शरीर बुरी तरह से कुचला हुआ था। फाइल में दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से विक्टिम का नाम मनीष मेहता था। वो लोगों को मोटे इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया करता था, मतलब वो एक ब्याजखोर आदमी था और जबरन लोन वसूली के चक्कर में कई बार जेल भी जा चुका था। दरअसल पहले वो एक छोटी सी फाइनेंस करने वाली कंपनी में काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी खुद की कंपनी बना ली और इसी कंपनी ने उस सुनील को भी लोन दिया था जो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में काम करता था। सुनील, वो जिसका मर्डर हो गया था। अब तो वापस उस केस के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में वो मरा था या नहीं। कोई फोटोज है हमारे पास उस सुनील की जब वो मरा था? नहीं, हमारे पास उसकी कोई फोटो नहीं है, क्योंकि उसको मर्डर नहीं सुसाइड केस माना गया था और बाद में उसको सिविल केस मानकर लोकल पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया गया था। और वैसे भी उसकी बॉडी पर किसी ने कोई क्लेम भी नहीं किया था। उसे सीधा शमशान ले जाकर उसका क्रियाक्रम कर दिया गया था, अर्जुन पंडित ने कहा। प्रशांत बोला, अर्जुन, इस सुनील के केस की जिन पुलिस वालों ने जांच की थी उन्हें वापस कनेक्ट करो, क्योंकि अब हमको इस खूनी के अगले टारगेट के बारे में पहले से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इनएक्टिव हो जाने से किसी और मासूम की जान जा सकती है। ठीक है, मैं वहां के पुलिस स्टेशन से जानकारी निकलवाता हूं। यह कहता हुआ अर्जुन पंडित वहां से निकला। विजय और प्रशांत गहरी सोच में डूबे थे कि अचानक मेनका बोली, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सुनील अभी तक जिंदा हो और जिस आदमी ने छत से कूदकर जान दी थी वो कोई और ही हो, या किसी और को फंसाया गया हो, यानी इम्पोस्टर? प्रशांत ने कहा, हाँ, इस बात के बहुत चांस हैं, क्योंकि उस सुनील पर बहुत कर्ज था। हो सकता है उस कर्ज से मुक्ति के लिए उसने अपनी ही कदकाठी का कोई इंसान ढूंढा हो, उसे अपने ही कपड़े पहनाकर और अपना आई कार्ड उसके गले में लटकाकर उसे छत से फेंक दिया हो। और अभी अर्जुन भी बता रहा था कि उसकी बॉडी को किसी ने क्लेम भी नहीं किया था और उसे सीधा ले जाकर उसका अंतिम क्रियाक्रम कर दिया गया। उससे तो सुनील का काम और भी आसान हो गया। दुनिया ने सुनील को मरा हुआ मान लिया और असली सुनील आराम से किसी अलग आइडेंटिटी के साथ बाहर घूम रहा होगा, विजय बोला। प्रिया बोली, प्रशांत, इस पहचान बदलने वाले केस को सुनकर मुझे रूबीना की याद आ गई। वो भी तो इसी तरह दूसरों को इस्तेमाल करके पहचान बदल दिया करती थी। यह सुनकर प्रशांत चौंक गया और उसको रूबीना उर्फ अनामिका की वो बात याद आई, इस दुनिया में और भी बहुत सारे खूनी कुएं हैं। क्या सुनील भी अनामिका की तरह पहचान बदलकर मासूमों की बलि दे रहा था? क्या सुनील का खूनी कुओं से था कोई संबंध? क्या रुद्रांश की जान बचा पाएगा प्रशांत? ये मासूमों का कातिल कब तक रहेगा अनदेखा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड